अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बहुत ही अहम खबरें हैं। एक ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ को अमेरिका बुला लिया गया है और आर्मी चीफ़ जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, कोई इतलात ये है कि वो जनवरी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ये बात जो है ना वो अहम है। वो इस सेंस में कि आपको पता है कि जो गज़ा के हवाले से पाकिस्तान ने कोई अपनी खिदमात पेश की थी या जो ताउन किया था ताकि उधर जंग बंदी हो सके, उस बारे में कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है। लेकिन वो क्या पेशरफ्त होने जा रही है उसी का तो पता नहीं है। वो मसला उधर क्या है, किस जगह पे मामला अटका हुआ है, वो है कि जो एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी, जो उर्फ़ आम में आप जिसको कह लें कि अमन फ़ौज की बात हो रही थी, कि मुसलमान ममालिक से तश्कील करके एक फ़ौज उधर अपॉइंट की जाए, तैनात की जाए, ताकि उधर अमन कायम रखा जा सके इंटरम पीरियड के दौरान। अब यह है कि वो फ़ौज किस मुल्क की होगी, उस फ़ौज का क्या मैंडेट होगा, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने एग्रीमेंट देखा था या माहदे के जो निकात थे, जो ट्रंप का पीस प्लान था जो कि 20 नुकात पर मुश्तमल था, उसमें तफसीलात का ज़िक्र नहीं था। अब यह है कि उसके बारे में मुख्तलिफ चम गोई हैं। एक तो ये कि यानी कि उसमें दो ममालिक, आप कह लें दो या तीन ममालिक ऐसे हैं मुसलमान मुल्कों में से, उही तो असी गल्लां करने जी कि मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाए, फौजां साड़ियाँ है को नहीं, और कोई मेरे है दो तीन ममालिक हैं कि जिनके पास कोई फ़ौज है, जिनमें से एक टर्की भी है। अब टर्की के हवाले से इसराइल ने पहले इतराज़ कर दिया कि टर्की की फ़ौज को हम इधर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टर्की आउट हो गया। उसके बाद कौन से बच जाते थे? पाकिस्तान बच जाता था, मिस्र बच जाता था, या फिर इंडोनेशिया वाले जो हैं वो बच जाते थे। और अब जो है आपको पता होगा, पिछले दिनों इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आया हुआ था। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, ये रिटायर्ड जनरल भी है। और फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, ये मिस्र भी गए हुए थे। आजकल हर जगह पे यही गल्लां हो रही ने, यानी कि इनकी जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं ज़्यादातर गज़ा के हवाले से हो रही होती हैं कि गज़ा में क्या होने जा रहा है। उर्दन का जो किंग है वो भी पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था। तो इसी हवाले से चल रही हैं। और ऊपर से ये है कि हमास ने भी तड़ी ला दी थी। हमास ने धमकी दी, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आके जो कोई इधर आएगा तो हम, यानी कि इसका मतलब है कि उसकी हमारे से लड़ाई है। अब जो है ये मुसलमानों के लिए बड़ी आकवर्ड पोजीशन है। अगर हम अपने हवाले से एक बात करें तो हमारे लिए भी ये बात बड़ी आकवर्ड है। अब कुछ चीज़ें तो हैं जो कि जिस तरह हमास ने कोई बयान दिया तो ये सामने आ गया। अंदरूनी खाना क्या चल रहा है उसके बारे में कोई इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आउनियाँ जानियाँ तुम आप ही देख ली ने कि जिस तरह मैंने आपको इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की बात की, या जो उर्दन के बादशाह उसकी मैंने बात की, या कोई और भी कोई दो तीन ममालिक से लोग इन दिनों में पिछले दिनों आए हैं। और जो हम जो हैं जो सॉरी जो फील्ड मार्शल हैं ये उधर मिस्र का भी दौरा करके आए हैं, तो इस हवाले से करके आए। सऊदी अरब तो ऐसा साढ़ा वैसे ही इंज ही होंदा है कि जिमें कि कोई इस्लामाबाद पिंडी आना है या पिंडी इस्लामाबाद जाना है, इतने हमारे चक्कर लग रहे होते हैं। उस हवाले से सदर ट्रंप ने इनको बुलाया। आज रॉयटर्स ने एक स्टोरी दी है, और जो इतलात हैं वो ये है कि उनको जनवरी में वो उधर जाएंगे। को ट्रंप का प्लान ये है कि हमने फरवरी तक इसको फाइनलाइज करना है। अब ये क्या होता है, ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है। एक तो ये है कि मुझे इस चीज़ पर कोई इतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। असी इतने बह के रोंदे रहने, अल्लाह तला को दुआ करते रहने, या रब्बा इन्हों फलाने तबाह कर दे, फलाने तबाह कर दे, लेकिन सानू कुछ करना ना पवे। अब यह है कि इतनी देर से एक जेनोसाइड चल रहा था, उसके खात्मे में अगर पाकिस्तान ने भी कोई किरदार अदा किया तो कोई बुरी बात नहीं है, इस पर मादरताना रवैया भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब इस तरह के मामला होते हैं बड़े रिस्की भी होते हैं, बड़े दरमियान में चीज़ें जो हैं वो सैबोटाज भी हो जाती हैं, डीरेल भी हो जाती हैं। तो लिहाजा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो डिस्क्रेडिट भी होता है, तो रिस्की ज़रूर है। अब यह है कि हमारे पास तो ये मालूमात नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन यह है कि इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इस मुलाकात के बाद कोई ट्रंप जो है, कोई वो उसकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि वो गज़ा के हवाले से जो आगे कोई मुस्तकबिल का लाएमल देगा, वो इस मुलाकात से मशरूत है। तो उस लिहाज से ये जो विज़िट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो आज काफ़ी देर से खबर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। आती तो रोज़ाना है, लेकिन यह है कि जो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं ना, वो अभी आई है। और वो है जस्टिस सरफराज डोगर
जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब से वो इधर आए हुए हैं तब से कोई यानी कि उन्होंने आराम नहीं लेने दे रहे। लेकिन ये है कि ये दूसरों को आराम नहीं लेने दे रहे। जो बाकी जजेज़ हैं उनका ये ख्याल है जी कि ये इनको लाया गया तो मतलब तो ये समझ गए वो। और वो जो है वो समझते हैं कि मेरी ड्यूटी है कि मैं जिस काम के लिए इधर आया हूँ वो मैंने काम करने हैं। तो हुआ क्या, अब जो है अब ये मसला चल रहा है जो जस्टिस तारक जहांगीरी वाला उनकी जाली डिग्री के हवाले से है। उन्हें कहा कि भाई तू मेरा केस ना सुन, मैं नहीं चाहता कि थोड़े को केस लगे। उन्हें कहा कि नहीं सुननी मैं इंसाफ मेरे तो इलावा इतने को माई दा लाल कर नहीं सकता, यानी सरफराज डोगर साहब ने कहा। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने आज फिर अदम एतमाद का इजहार किया है और गल जी अदम एतमाद तो नहीं रही, गल अगे वध गई है। हुआ क्या, उन्होंने कहा जी कि ये बंदा जो है यानी कि जिसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं सरफराज डोगर, इन्होंने मुझे बुला के तो बिल वास्ता या बिला वास्ता इन्होंने मुझे कहा कि आप रिज़ाइन कर दो और मेरे पे भी प्रेशर है। यानी कि प्रेशर ये है कि मतलब ये है कि समझ गए होवोगे कि मेरे पे प्रेशर है कि आपने ये केस खुद सुनना है और जल्दी सुनना है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह करो कि आप ना रिज़ाइन जो दे के ना रिज़ाइन जो है लिख के ये मेरे पास रख दो। मे भी शायद उनको कोई इस तरह की बात की हो कि भाई आप ये मेरे पास रख दो और मैं इसकी कापी किसी को रिलीज़ नहीं करूँगा, या मैं कोई केस सुन के तो इन द मीन वाइल मैं कोई दरमियानी रास्ता तलाश करूँगा। अब जो है जो तारक जहांगीरी साहब हैं उन्होंने भी समझ गए, उन्होंने पता लगा कि यार बंदा साढ़े एतबार का भी नहीं, एवं के लिए कम को उलट ना हो जाए। तो उन्होंने कोई रिज़ाइन वगैरह का इनका कोई इनको वो लिख कर नहीं दिया। अब जो है यानी कि अब उन्होंने इंकशाफ कब किया तारक जहांगीरी साहब ने, जब जो जस्टिस डोगर साहब हैं वो इस चीज़ पर मुसर थे कि ये केस जो है वो मैं सुनूंगा। अब वो चले गए हैं उधर आइनी अदालत में भी चले गए, उन्होंने कहा कि मैं बंदा मेरा केस ना सुने। तो ये जजेस के आपस में हालात हैं, ये इसी तरह चल रहे हैं। और यानी कि ओवरऑल सिचुएशन जो है ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग है, यानी कि बड़ी गेम जो है ना बड़े एक अगले लेवल से चली गई है। नाजरीन अब इसके साथ एक और ख़बर है और बड़ी जो है ना शर्मिंदा करने वाली है, मैं उनकी तुहानू दसा। चलो तुसी भी पाकिस्तानी है, तुहानू भी सुना देना ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं इन्होंने चीज़ों का, ਕਿਹੜਾ तुसी कोई इंग्लैंड तो आए हो, वलैत तो आए हो। तो अब यह है कि आज DGFI ने बताया है कि पाकिस्तानी कोई पिछले एक साल में कोई 51,000, मेरे मुंह कोई गलत फिक्र निकल रही थी, 51,000 जो पाकिस्तानी हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है। और सबसे ज़्यादा जो हैं वो मिडल ईस्ट से हैं और उधर से भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो सऊदीया से हैं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रा करने के चक्कर में उधर जाके ना भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा बदनाम किया है, बड़ा एम्बेरस किया है और इनका दायरा जो है वो चेंज होता जा रहा है। अगर आपने नोट किया हो इधर भी बकारी जो है ना बड़े इनोवेटिव किस्म के हैं, सिचुएशन के साथ साथ उनके जो तरीका वारदात है वो भी बदलता जाता है। हमारे बहुत सारे लोगों के दिल पसीज जाते हैं और यानी ये वो समझते हैं जी कि इनको पैसे देना सवाब है, ये कोई सवाब नहीं है। आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। जो भीख मांगता है अगर आप उसको इनक्रेज कर रहे हैं अपने सवाब की खातर तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि इनको जो जिन लोगों को आप जानते हैं जो कि जेन्युइन है यानी कि डिज़र्विंग है उनको करना चाहिए। और इवन उनको भी कोशिश करें कि कोई ना कोई उनका रोज़गार का ज़रिया बना दें, वो उनको आदत ना पड़ जाए भीख मांगने की। अब यह है कि उन्होंने कहा जी कि एक तो सऊदीया से हमें बहुत सारे लोग जो हैं वापस आए हैं। नाज़रीन इससे बदनामी भी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं कि यूएई में भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि बकारी गए हैं और उधर से डिपोर्ट हुए हैं। और पाकिस्तान के और पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब के कुछ अजला हैं जिनके इनिशली अभी तो यूएई वालों ने पूरे पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हैं तकरीबन, उस टाइम कुछ अजला थे जिनके लोगों के इन्होंने वीज़े बंद किए थे। वजह क्या थी कि उधर से मंगन वाले बड़े जाते सन। तो अब ये देखें कि उनकी वजह से, इन मांगने वालों की वजह से, बकारियों की वजह से कुछ जेन्युइन लोग जो कि रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं वो भी शक की नज़र से देखे जाते हैं। एक वो मसला है। दूसरा यानी कि उन्होंने कहा जी कि हमारे 24,000 पाकिस्तानी जो है कम्बोडिया गए और अभी तक जो 12,000 हैं अभी तक वापस नहीं आए। वो पता नहीं उत्थे बांटे खेड रहे ने, खिद्दू टल्ला खेड रहे ने, गुली डंडा खेड रहे ने, की खेड रहे ने। बेसिकली ये वो लोग हैं कि जो ये मुख्तलिफ चोर रस्तों से यूरोप जाना चाहते हैं
और ये रास्ते में बहुत सारे मुसाइब भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यह है कि वो बड़े डिटरमेंट होते हैं। फिर जो हैं यूरोप जाते हैं, उधर से इनको वापस भेजते हैं, कई पकड़े जाते हैं। अभी तो यूरोप के हालात जो हैं बड़े हॉस्टाइल किस्म के हो रहे हैं, एंटी इमिग्रेंट्स हो रहे हैं। उधर क्या अमेरिका में भी सूरत हाल ये है, यूके में भी सूरत हाल है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इधर और चीज़ ये और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा जी कि बर्मा में 4,000 बंदे गए थे, अजय तक 2,500 बंदा वापस नहीं आया। देख लो, इथोपिया और ज़ैम्बिया, यानी कि किधर किधर जनाब पाकिस्तानी, यू विल बी प्राउड टू नो कि किधर किधर ये जाते हैं। ये जो हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इथोपिया और ज़ैम्बिया, उधर से भी यूरोप जाते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो ये हुआ कि इन्होंने कोई जापान चले गए, एक जैली फुटबॉल क्लब की तरफों एक टीम तैयार हुई और वो जापान मैच खेलन गई और फिर वापस ही नहीं आए। फिर इन्होंने उन्होंने पता चलिया फिर वापस तो क्या ये उधर एयरपोर्ट पर पकड़े गए, उन्हें आख्या कि लै जाओ नमूने वापस लै जाओ, सानू इस तरह के फुटबॉलर नहीं चाहिए। और वो जो गए हुए थे फुटबॉलर, उनमें से एक बंदा ऐसा भी था कि जो कि जिसकी टांग से ही काम नहीं करती थी, जिसको यानी कि जो है ना लंगड़ा के चलता था, तो वो भी जो है वो फुटबॉलर बना हुआ था। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आपके लोग इस तरह से जाएंगे तो कोई बंदा जिसका कोई जेन्युइन वीज़ा भी हो, लोग उसको शक की नज़र से नहीं देखेंगे। उसकी तो दूर की बात है, इवन जो FIA वाले हैं ये बंदों को नहीं छोड़ते। इनको शक रहता है हर बंदे पे कि ये जो उम्रा करने गया है ना, ये इधर से यूरोप निकलेगा, और कई गए हैं। बल्कि वो DG ने ये भी बात की है, राजा रिफत साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हमने ऐसे भी लोग पकड़े हैं एविडेंस के साथ कि जो इधर उम्रे के लिए गए हैं, बेसिकली उनकी जो असल मकसद है, मंजिल है, वो खाना काबा नहीं था, वो कोई यानी कि यूरोप था, यानी कि यूरोप के किसी मुल्क में वो जाना चाहते थे। तो अब ये है कि मैं वैसे अक्सर ये बात करता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो यूरोप में जा रहे होते हैं, कितने पैसे लगा के जाते हैं, 50-50 60-60 लाख लगा के जाते हैं। अगर इन्हीं लड़कों को इधर को हुनर सीख के 50-60 लाख लगा सकें, तो इधर इनका ऐसा बिज़नेस चले कि यूरोप भूल जाएं, बल्कि यूरोप से लोग इधर आके मसलन ये एक सक्सेस स्टोरी बन जाए तो बाकी लोग यूरोप जाना छोड़ दें, यानी कि या जो गए हुए हैं वो आखन के यार असी पाकिस्तान जाके अपना काम शुरू कर लेने हैं, बजाय इससे कि असी तो खजल होंदे रहने हैं सारा दिन। तो नाजरीन, लेकिन यह है कि हर बंदा अपने अपने अंदाज से सीखता है। मेरी बातों से क्या यानी कि किसी ने सीखना है, यानी कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मेरे जानने वाले ਜਿਹੜੇ पूरी गल ही नहीं दसदे, उन्होंने पहला पता होंगे कि इन्हें जो इस चीज़ की मुखालफत करनी है। वो जो यानी कि वो बाद पता चलता जी वो फलाना कोई मैक्सीको जाके फसे है, फलाना अगले ब्राज़ील फसे है, वो भाई जान वो इंज मसला बन गया सी, तो इंज हो गया सी। और नहीं जी तुसां क्या तो है सी, लेकिन मैनू जो एजेंट ने क्या ना, और मैं जी हूँ एजेंट की गल्लां च आ गया। तो फिर अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अपने अपने तजर्बात से सीखता है। हमारा काम है कि बात कर देना, बाकी ये है कि क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये अलबत्ता ज़रूर है कि पाकिस्तान की इससे बड़ी एक तौहीन होती है, बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। यही लोग, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में किसी जगह पर भी है, वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। उसको जो लोग मिल रहे होते हैं, हो सकता है कि वो आखिरी पाकिस्तानी हो जिसको मिल रहे हो। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि मैं एक दफ़ा अमेरिका में ट्रैवल कर रहा था, तो उधर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए मैं एक एयरपोर्ट पर था, तो वो मेरा पासपोर्ट चेक कर रहा था, तो मेरा सरनेम चीमा है, तो कहता है आर यू चीमा, मैंने कहा यस। उसने कहा कि आई हैड अ फ्रेंड इन जर्मनी एंड ही वाज चीमा एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ। अब इमेजिन करें कि मैं उस बंदे को नहीं जानता और मेरे जिसकी वो बात कर रहा था भी कुछ सिख। तो लेकिन यह है कि उसको सरनेम एक अच्छे बंदे की वजह से वो एक दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हर इंसान के, आप लोगों के जो लोग ये चाह रहे होते हैं ना इनकी हुकूमत की कर रही है, यार तुसी जिन्ने जो गया हो ना, तुसी अपने लेवल पे काम ठीक कर लो ना, तो आप जो है ना यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री। आपको पता नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना मैटर करता है और उसके एक्शन, उसके रवैये दूसरों पर क्या असरात छोड़ते हैं। तो नाजरीन, गल लंबी हो गई है, लेकिन उन गल ख़त्म करिए। मनु दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।